नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर अरुण कुमार आज उनके लिए जो टॉपिक लेकर आया हूँ वह है भारत के राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है उसके बारे में। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में क्या और किस तरीके से भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, क्या स्थितियां हैं भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन की, उसकी आज हम बात करेंगे। देखिए, भारत की स्वतंत्रता के बाद भारत की शासन प्रणाली को गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली के रूप में स्वीकार किया गया। गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली वह शासन प्रणाली होती है जिसमें राष्ट्र के प्रमुख का जनता के द्वारा या जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा चयन होता है, जो वंश परंपरा के अनुसार अपने पद को प्राप्त नहीं करता। तो भारत की जो शासन व्यवस्था है वो गणतंत्रात्मक है, और इस गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली में भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता के प्रतिनिधियों के माध्यम से होता है। संविधान के अनुच्छेद 58 में भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचित होने की कुछ योग्यताओं के बारे में वर्णन किया गया है। इसमें पहला है, वह भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वह लोकसभा सदस्य निर्वाचित किए जाने के योग्य हो, वह भारत सरकार के या किसी अन्य राज्य सरकार के अधीन लाभ का पद धारण न करता हो। अब लाभ के पद के संदर्भ में संवैधानिक व्यवस्था ये है कि वो व्यक्ति जो भारत में राष्ट्रपति के रूप में, उपराष्ट्रपति के रूप में, संघ या राज्य की मंत्रिपरिषद के सदस्य के रूप में हैं, उन्हें उनके पद को लाभ का पद नहीं माना गया है। यानी कि ऐसे व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। इसके अलावा अन्य कोई भी व्यक्ति जो भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर है, वो राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकता, उसे उस पद से पहले मुक्त होना पड़ेगा। यानी कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संघ और राज्य की मंत्रिपरिषद का सदस्य रहते हुए कोई व्यक्ति राष्ट्रपति का निर्वाचन में खड़ा हो सकता है, लड़ सकता है। औरों के लिए क्या बाध्यता है कि उन्हें पहले उस पद को त्याग करना पड़ेगा। ठीक है। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए 50 प्रस्तावकों की और 50 अनुमोदकों की आवश्यकता होती है। यह जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था 1997 के संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ी गई है कि अब कोई भी व्यक्ति, सामान्यतः हर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के निर्वाचन में खड़ा नहीं हो सकता, उसे कम से कम 50 जो निर्वाचक मंडल के सदस्य हैं उनका और 50 अनुमोदकों का की आवश्यकता होती है, का सहारा लेना पड़ता, तभी वो राष्ट्रपति पद के निर्वाचन में खड़ा हो सकता है। इसके अलावा उसे 15,000 रुपये की जमानत राशि जमा करानी पड़ती है, और इस जमानत राशि की वो वापसी तभी प्राप्त करने का हकदार है जब वह डाले गए मतों का 1/6% मत प्राप्त कर लेता हो, अन्यथा उसकी जो जमानत राशि वो जब्त हो जाएगी। अब आगे हम बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति की जो निर्वाचन पद्धति है उसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 54 में किया गया है। इसमें यह व्यवस्था की गई है कि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष न होकर अप्रत्यक्ष रूप से एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होगा। यानी जनता सीधे भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेती, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए एक निर्वाचक मंडल होगा। अब ये निर्वाचक मंडल में कौन लोग होंगे, तो भारत के संविधान में निर्वाचक मंडल के बारे में व्यवस्था की गई है कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य एवं संविधान के अनुच्छेद 70 1992 के द्वारा एक व्यवस्था की गई जिसके तहत संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली व पांडिचेरी की विधानसभाओं के सदस्य भी भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। ठीक है।
आगे इसमें जो व्यवस्था है वो मत मूल्य की है। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन को गरिमामय बनाने के लिए और उसे समतुल्यता या समरूपता के सिद्धांत से जोड़ने की दृष्टि से मत मूल्यों की व्यवस्था इस निर्वाचन में लागू की गई है। यानी कि एक संसद के मत का मूल्य विधानसभा सदस्यों के मत के मूल्य की एक व्याख्या की गई है, उसकी व्यवस्था की गई है। ये मत मूल्य निकाला जाता है। और ये मत मूल्य कैसे निकाला जाता है कि जो निर्वाचक मंडल में जो संसद सदस्य होते हैं उनके मतों का मूल्य एक फार्मूले के तहत निकाला जाता है, जिसमें समस्त राज्यों के विधायकों के मतों का मूल्य में संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या का भाग दे दिया जाता है। तो इस तरीके से एक संसद सदस्य के मत का मूल्य ज्ञात कर लिया जाता है। और इसी प्रकार से राज्य की विधानसभाओं के सदस्यों के मतों का मूल्य भी निकालने की एक प्रणाली विकसित की गई है, जिसमें ये फार्मूला है कि राज्य की कुल जनसंख्या बटा राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या में 100 का भाग दे दिया जाता है। तो इससे एक राज्य की विधानसभा के सदस्य का मत मूल्य ज्ञात हो जाता है। ये प्रत्येक राज्य के जो निर्वाचक मंडल के जो विधानसभा सदस्य हैं उनके मतों का जो मूल्य है वो जाहिर सी बात है अलग अलग आएगा, कम ज़्यादा आएगा, क्योंकि किसी राज्य में कोई विधायक कम जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है, किसी राज्य में कम जनसंख्या है, किसी में ज़्यादा जनसंख्या है। तो इस तरीके से राज्य की विधानसभा के सदस्यों के मतों का मूल्य ज्ञात कर लिया जाता है। अब ये जो निर्वाचक मंडल जो होता है उस निर्वाचक मंडल के मतों में से 50% से अधिक मत प्राप्त करने वाला व्यक्ति ही राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होता है। एक और कॉन्सेप्ट इस राष्ट्रपति के निर्वाचन में अपनाई गई है। एक और व्यवस्था है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का उपयोग किया जाता है। इस एकल संक्रमणीय मत प्रणाली में क्या होता है कि मतदाता को उतने ही वोट या उतनी ही पसंद अंकित करने का अधिकार होता है जितने उम्मीदवार खड़े हुए हैं। मतदाता किसी एक व्यक्ति को मत न देकर खड़े हुए सभी प्रत्याशियों को अपनी पसंद के अनुसार वरीयता प्रदान करता है। और उस वरीयता में वो प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम जितने उम्मीदवार हैं वहाँ तक उसको अपनी पसंद अंकित करनी पड़ती है। एक व्यक्ति को निर्वाचित घोषित करने के लिए क्या एक और व्यवस्था इसमें की गई है कि उसे न्यूनतम कोटा प्राप्त करना होता है। और न्यूनतम कोटा क्या है कि जो कुल मत हैं उनका जो है 50% होना चाहिए। और यहाँ निर्वाचक कोटा जो है उसका एक फार्मूला मैंने ऊपर आपके सामने दर्शाया है कि कुल वैध मत और उसमें निर्वाचित होने वाले उम्मीदवारों की संख्या +1 और इधर जो है एक तरीके से इसमें जब भाग लेते हैं तो 50% से अधिक मत उसे प्राप्त करना होता है। तो क्या होता है कि जब गणना की जाती है, जब गिनती की जाती है तो यह देखा जाता है कि गिनती में पहले मतदाता द्वारा दी गई जो प्रथम पसंद है उस प्रथम पसंद के मतों की गणना की जाती है। यदि कोई उम्मीदवार प्रथम पसंद की मतों की गणना के आधार पर 50% से अधिक मत प्राप्त कर लेता है तो उसे विजेता घोषित किया जाता है। यदि फिर भी कोई प्रथम पसंद में कोई उम्मीदवार अपना निर्धारित कोटा प्राप्त नहीं करता तो फिर क्या स्थिति बनती है? स्थिति ये बनती है कि जो प्रथम वरीयताओं की गणना करने के उपरांत जो सबसे अंतिम व्यक्ति रहता है उसको उस मतगणना के अगले चरण से हटा दिया जाता है। उसके जो द्वितीय पसंद के वोट हैं उसको प्रथम पसंद जो उम्मीदवार के मतों की गणना होनी है उनके प्रथम पसंद के अंकों के साथ उन्हें जोड़ दिया जाता है और इस आधार पर पुनः मतगणना होती है और उस मतगणना में
जिसको बहुमत मिल जाता है उसे निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है। ये क्रम तब तक चलता रहता है जब तक कोई उम्मीदवार अपने निर्धारित कोटे को प्राप्त नहीं कर लेता। तो इस तरीके से ये हस्तांतरण की जो प्रक्रिया है वो चलती रहती है, और जब कोई उम्मीदवार एक निर्धारित कोटा प्राप्त कर लेता है तो उसे निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में इस प्रणाली का उपयोग होता है। कुछ बातें जो भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित हैं, महत्वपूर्ण हैं, वो ये हैं कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में यदि किसी प्रकार का कोई विवाद पैदा हो जाता है तो उस विवाद का निपटारा और उसकी जांच जो है उच्चतम न्यायालय के द्वारा की जाती है। यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 71 में उल्लेखित किया गया है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि राज्यों की विधानसभाओं के भंग होने का प्रभाव राष्ट्रपति के निर्वाचन पर नहीं पड़ता। यानी कि किसी राज्य में कोई विधानसभा यदि भंग है तो और राष्ट्रपति चुनाव होना है तो इस आधार पर राष्ट्रपति के निर्वाचन को स्थगित नहीं किया जा सकता कि वहाँ पर किसी राज्य में विधानसभा नहीं चल रही है, यानी कि उसका कोई प्रभाव राष्ट्रपति के निर्वाचन में नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट बात है, निलंबित विधानसभा के सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं। यानी कि यदि किसी राज्य की विधानसभा का निलंबन किया हुआ है तो ऐसे विधायकों को भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल किया जाएगा। ऐसा उदाहरण 1967 में राजस्थान विधानसभा में पैदा हुआ, जब राजस्थान विधानसभा निलंबित थी और राष्ट्रपति के चुनाव होने थे तो उस निलंबित विधानसभा के सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में मतदान का अधिकार प्रदान किया गया। नेक्स्ट है, पदासीन राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होने से पहले ही नए राष्ट्रपति का चुनाव करवाना अनिवार्य है। यानी कि ऐसा नहीं है कि पहले पुराने राष्ट्रपति का कार्यकाल पूर्ण होगा तब जाकर नए राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा, ऐसा नहीं है। उसके होने से पूर्व ही, उसके कार्यकाल के पूरा होने से पहले ही राष्ट्रपति के निर्वाचन की व्यवस्था सुनिश्चित करनी